तो आज के अपडेट्स दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग आ चुके हैं क्योंकि ओलंपिया आने में अभी सिर्फ 5.5 हफ्ते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पुराने मेंस फिजिक चैंपियन से यानी जेरेमी बुंडिया के साथ में। जेरेमी ने बता दिया कि उनके डिप्लीशन का 5वां दिन अभी चालू है और इस तरीके से दिख रहे हैं जो एक्चुअली में काफ़ी फ्लैट लुक है। इस चीज़ का सबसे बड़ा रीज़न ये है अभी से इतना डिप्लीट करने की बॉडी को इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि जेरेमी बुंडिया अपनी वेट लिमिट से 8 से 9 पाउंड्स भारी चल रहे हैं। हम सबको ये चीज़ पता है कि मेंस फिजिक में भी अब वेट लिमिट सेट हो गई है ठीक क्लासिक की तरह। आप एक हाइट पे अगर हो यानी कि 5'9" के हो तो आप एक सर्टेन वेट से ऊपर नहीं जा सकते। तो सारे बॉडी बिल्डर्स को उस वेट लिमिट में आने के लिए अपने आप को डिप्लीट करना पड़ता है, मसल्स को लूज़ करना पड़ता है इवन। तो ये सबसे ख़राब स्टेट होती है जिसमें कि कोई भी बॉडी बिल्डर रहना चाहे। 8 से 9 पाउंड्स आप इस बॉडी में से निकाल दो तो डेफिनेटली ये बॉडी वैसी नहीं दिखेगी जो अभी दिख रही है। इसलिए स्टेज पर जो उनका लुक आएगा वो कहीं ना कहीं इन्फीरियर लुक रहने वाला है और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है जिसके बारे में एक एथलीट कुछ कर नहीं सकता है। तो हम जो जेरेमी को भी देख रहे हैं ना दोस्तों, मैं ये बोलूँगा कि आज तक के बेस्ट जेरेमी बुंडिया है इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस, इन टर्म्स ऑफ मसल राउंडनेस। हम इनकी अगर बैक की भी बात करें तो इनकी बैक भी बहुत ज़्यादा बड़ी है पहले से और सही में ये साइज़ अच्छा है। ये साइज़ इतना है कि स्टेज पे बड़े से बड़े एथलीट्स को यानी अली बिलाल को, रायन टेरी को टक्कर दे सकता है। ये हाल ही में रायन टेरी ने अपनी बैक दिखाई, बहुत ही अच्छी है, बल्कि इंप्रूवमेंट्स पहले से ज़्यादा इन्होंने करे हैं। पर जेरेमी की अगर हम बैक देखें तो ये बैक ज़्यादा ग्रेनी है। इस बैक के अंदर जो मसल्स हैं वो ज़्यादा सॉलिड दिखती है क्योंकि वो जेनेटिक थिंग है। रायन टेरी भी हमेशा से ही बहुत शुरुआती दौर से ही मेंस फिजिक एथलीट रहे पर उनकी बैक में एक सॉफ्टनेस दिखती है। तो मैं बोलूँगा जेरेमी की बैक सच में देखो आप कितनी इंप्रूव है कि मैं उनके कंपैरिजन एक रेनिंग मेंस फिजिक चैंपियन की बैक से कर रहा हूँ। तो इसीलिए जेरेमी है तो ज़बरदस्त। सारी बात यही है कि जेरेमी को अब छोटा आना पड़ेगा। देखते हैं ओलंपिया में फिर भी इतना कोई ख़राब लुक इनका नहीं आएगा क्योंकि देखो अभी भी फैट लूज करना बाकी है। जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं अक्रॉस ऑल डिविजन्स सबको अभी फैट लूज करना है। कोई भी इस स्टेज पर एकदम नहीं पहुंचा कि बिल्कुल ओलंपिया रेडी बैठा हुआ है, लूज करने के लिए कुछ नहीं बचा तो चलो मसल्स लूज कर देते हैं। ये स्टेज अभी नहीं आई है। 8 से 9 LBS अगर इनका फैट ड्रॉप होता है तो फिर ये एकदम प्योर मस्कुलर लुक लेकर के आएंगे, फिर हमें छोटे तब नहीं दिखेंगे ये। तो इस चीज़ को भी हमें कंसीडर करके चलना पड़ेगा और ये कि बहुत अच्छी बात है। एक समय ऐसा आता है जब कुछ नहीं बचता तो मसल्स जाती हैं। तो अभी से ये डिप्लीशन इसलिए कर रहे हैं ताकि एक उस स्टेज लिमिट के अंदर पहले से पहले पहुंच जाए, आखिर में समस्या नहीं आनी चाहिए। मे बी ये अपना स्टेज लुक जो है वो 2 हफ्ते पहले अचीव कर ले। कई बार बॉडी बिल्डर्स ऐसा करते हैं, 4 हफ्ते पहले भी अपना स्टेज लुक अचीव कर लेते हैं, फिर उसको मेंटेन रखते हैं लीडिंग अप टू द शो। इससे उनको आखिर में बिल्कुल जो वेट ड्रॉप करने वाली समस्याएं होती है जो क्लासिक फिजिक एथलीट्स फेस करते हैं, कई बार अब तो मेंस फिजिक एथलीट्स भी फेस करते हैं, वो नहीं झेलनी पड़ती क्योंकि आप 4 हफ्ते पहले रेडी होकर के बैठे हुए थे। जेरेमी ने ये भी क्लियर कर दिया जो उनकी चेस्ट पे ब्रूज दिख रहा है एक्चुअली में सिर्फ कपिंग के मार्क्स है। कप सेशन जब भी कराते हैं तो वैक्यूम पुल करता है कप और मसल्स के आसपास में ऐसा एक निशान छोड़ देता है। ये निशान धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा काला पड़ने लगता है जैसे जैसे 6 या 7 दिन हो जाते हैं कपिंग कराए हुए। तो ये वही वाला निशान है, कोई इंजरी नहीं है। तो जेरेमी ने इन सब चीज़ों की क्लैरिफिकेशन दी। मेरा दोस्तों ये मानना है इस वाले अपडेट को देख करके कि जेरेमी जैसे अभी दिख रहे हैं, अगर इनको मना कर दिया जाए कि इससे ज़्यादा आपको नीचे नहीं जाना, इसी वेट लिमिट पर आप खेल सकते हो, तो आई थिंक ये बॉडी ऐसी तो है जो सेकंड आना डिजर्व करती है ओलंपिया में। ये बॉडी ऐसी है जो कहीं ना कहीं शायद 3rd पे भी आना डिजर्व करती है, मतलब टॉप 3 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बॉडी काफ़ी कंप्लीट है। बाकी मेरा एक बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों इस मेंस फिजिक के अंदर जो वेट लिमिट सेट करी गई है ना, मैं कुछ अलग चीज़ सोचता हूँ उसको लेकर के। मेंस फिजिक डिवीजन में ये जो वेट लिमिट सेट करी गई है ये बिल्कुल एक बेबुनियाद चीज़ है क्योंकि कई एथलीट्स ऐसे हैं, अली बिलाल जैसे, जो काफ़ी बड़े दिखते हैं इस डिवीजन में और अपनी वेट लिमिट से अभी भी करीबन अली 4 से 5 LBS नीचे चल रहे होंगे, पर वो जेरेमी बुंडिया से काफ़ी बड़े दिखते हैं मसल टू मसल जब हम फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में बोन वेट ही इतना ज़्यादा नहीं है उनका वजन वेट लिमिट को क्रॉस करने लग जाए। तो अली बिलाल एक जेनेटिक बीस्ट है। सेम गोज विद आंड्रे ड्यू इतने बड़े दिखते हैं यार कि वो मेंस फिजिक एथलीट नहीं लगते, पर वो भी अपनी वेट लिमिट के अंदर चल रहे हैं। तो ये जो वेट लिमिट वाला फंडा, ये जो जजेस ने एक बैरियर लगा दिया है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बड़े दिखने वाले एथलीट्स अभी भी उतने ही बड़े दिख रहे हैं, आंड्रे ड्यू जैसे, अली बिलाल जैसे, और वहीं जो एथलीट्स बड़े होने का एक पोटेंशियल रखते हैं उनको बड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। जेरेमी बुंडिया जैसे और इवन रायन टेरी भी इससे ज्यादा बड़े नहीं उसके जितने अभी दिख रहे हैं। अब इससे और आगे की बात सुनो, रायन टेरी को वेट लिमिट में अभी आना पड़ेगा, अभी वो भी वेट लिमिट के अंदर अपने नहीं आए हैं। उनके हाथ का साइज देखो, अब इनके हाथ का साइज देखो। जजेस का ये कॉन्सेप्ट था वेट लिमिट लाने का कि हम मेंस फिजिक के एक प्रपोर्शंस, मेंस फिजिक में एक सिमेट्री को मेंटेन करेंगे। बॉडी बिल्डर्स जो हद से ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं ना मेंस फिजिक डिवीजन में, उनको कंट्रोल करेंगे बढ़ने से। करा कंट्रोल हुए आंड्रे ड्यू के हाथ पतले, दबी उनकी चेस्ट, वो तो पहले से ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं यार इस वेट लिमिट को लाने के बाद में, और शोज भी जीत रहे हैं। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड्स मेंस फिजिक स्टैंडर्ड्स हैं?
जो आंड्रे ड्यूज इसमें खेल रहे हैं। तो फिर आपने किसको रोका है इस वेट लिमिट को ला करके? क्या जेरेमी बुंडिया बहुत बड़े हो रहे थे साइज में, या फिर रायन टेरी बहुत बड़े होते जा रहे थे, बॉडी बिल्डर दिखते जा रहे थे? जो जैसा चल रहा था वेट लिमिट से पहले वो अभी भी वैसे ही चल रहा है। वेट लिमिट ना होती तो ये दोनों एथलीट्स जो सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये तब भी ऐसे ही दिखते, लेकिन वेट लिमिट के आ जाने से जेरेमी बुंडिया को बड़ी दिक्कत हो रही है 8 से 9 पाउंड्स काटने में। रायन टेरी जिनकी 202 एलबीएस का कट ऑफ है स्टेज पर आने का, वो अभी 208 210 पे चल रहे होंगे और अभी भी उनको भी 8 से 9 पाउंड्स काटना है। तो आप समझ रहे हो, जिस एथलीट की बोन डेंसिटी ज्यादा है, जिसका बोन वेट ज्यादा है, वो आज की डेट में इस वेट लिमिट के चलते परेशानी भुगत रहा है। इनफैक्ट अपना एक खराब सॉफ्ट लुक लेकर के स्टेज पर आएगा जो वॉश्ड आउट लुक होगा, और आप कहोगे यार अपडेट्स में तो बड़ा अच्छा दिख रहा था एथलीट इंस्टाग्राम के, ये स्टेज पे क्यों इतना खराब दिख रहा है? गलती एथलीट की नहीं है, वो तो बेचारा सफर कर रहा है, बल्कि एक एक मील भी ले रहा होगा एक एक दिन में सिर्फ, ताकि वजन तो गिरे। फैट ड्रॉप तो हो चुका, मसल तो ड्रॉप हो। अभी नहीं हो रही है ये चीज, 1 महीने बाद होगी बहुत एथलीट्स के साथ। लेकिन जिस एथलीट का बोन वेट कम है, मसल फेशिया पतला है, क्या होता है मसल फेशिया पतला होने से मसल राउंडनेस बढ़ती है, आपको लगेगा साइज ज्यादा है इस एथलीट में। अली बिलाल परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का। वो अभी भी करीबन 4 से 5 पाउंड्स, हो सकता है 10 पाउंड्स भी नीचे चल रहे हो अपने स्टेज वेट से। उनके मजे हैं। मैं यहाँ पर किसी एथलीट को सपोर्ट या उसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सारे एथलीट्स को सपोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर खिलाफ जा रहा हूँ जजेस ने ये जो, या फिर आईएफबीबी ने जो क्राइटेरिया सेट करा है ना हाइट के हिसाब से वेट का, उसके खिलाफ हूँ मैं। क्योंकि ये गेम हाइट वेट का नहीं होता है दोस्तों, ये गेम लुक का होता है, ये गेम वजन का नहीं है। जजेस स्टेज पे आपको वजन थोड़ी नापते हैं। तो क्यों ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि 2 दिन पहले आप तराजू पे चढ़ो और अपनी हाइट के हिसाब से अपना वजन नपवाओ? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप खुद सोच के देखो, बॉडी बिल्डिंग गेम सिर्फ लुक का होता है। एक रॉनी कोलमैन जैसा बॉडी बिल्डर 290 पाउंड्स पे सैमसन दौदा जैसे 310 पाउंड्स के बॉडी बिल्डर से ज्यादा बड़ा दिख सकता है। क्यों बड़ा दिखता है? क्योंकि मसल फेशिया बहुत पतला है रॉनी कोलमैन का, उस वजह से मसल ज्यादा राउंड दिखती है। सेकंड पॉइंट ये होता है, जो मसल्स स्लोली गेन करी जाती है वो एकदम से गेन करी हुई मसल्स से हमेशा हल्की होती है। ये खुद हैनी रम्बॉट ने बोला है कि नया मसल टिश्यू हैवी होगा वजन में, ओल्ड मसल टिश्यू लाइट होगा। तो क्या इनको कभी तराजू में नापा जाता है? नहीं। पर मेंस फिजिक एथलीट्स के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? और मेंस फिजिक में तो कॉन्सेप्ट अभी आया है, क्लासिक वाले इस कॉन्सेप्ट से बहुत समय से दुखी हैं। इस वजन वाले कॉन्सेप्ट से सुपीरियर और सुपीरियर होता है और इन्फीरियर और नीचे गिरता है। प्राइम एग्जांपल है ब्रेन एंसले वर्सेस क्रिस बमस्टड। लोग कहते थे एंसले बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, 180 एलबीएस से ऊपर वो एथलीट नहीं जा सकता था चाह करके भी, और क्रिस बमस्टड बहुत बड़े दिखते थे तब भी अपनी वेट कैप को सिर्फ टच कर रहे थे। तो वेट कैप सीबम को कभी उतना परेशान नहीं करती थी, थोड़ा करती थी, पर एंसले तो अपनी वेट कैप के अंदर कभी ग्रो ही नहीं हो पाए। 6-7 साल से एक जैसे दिख रहे हैं। सीबम ग्रो तो हुए, 6 साल पहले कैसे दिखते थे अभी कैसे दिखते हैं। वहीं एंसले जो मसल टिश्यू ऑफ सीजन में ग्रो करते थे उसको कट करके वेट कैप में आना पड़ता था, इसलिए वो ऑफ सीजन लगाते ही नहीं थे। बाद में उन्होंने सिर्फ प्रेप करना शुरू कर दिया और एट द एंड उससे उनका मोटिवेशन खत्म हो गया। नतीजा ये होता था कि वो हमेशा पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहे हैं अपने करियर के एंड में तो कुछ ज्यादा ही, कि 212 में जाऊं या फिर क्लासिक में रहूं। अब 212 में जाने के लिए जितना ज़्यादा मसल डेंसिटी चाहिए वो 1 साल में अचीव कर ही नहीं जा सकती है। क्लासिक में इनका एक नाम हो रखा है तो ये वापस क्लासिक में लौट कर आते हैं, पर क्लासिक में कभी जीत नहीं सकते क्योंकि उतने बड़े ही नहीं दिखते हैं। अभी अर्श कैलेसिंस्की क्यों गए? वो इतना ज़्यादा मेंटली परेशान हो रहे थे, वो डिप्रेशन तक में जा रहे थे ये सोच सोच के कि मैं अपना वजन कैसे कट करके लाऊं क्लासिक में, और ग्रोथ मेरी रुक चुकी है पूरे तरीके से। तो मजबूरन उस एथलीट को भी मेंस ओपन में शिफ्ट मारना पड़ गया। जबकि अर्श कितने छोटे दिखते हैं क्लासिक के अंदर भी, कोई बड़े नहीं दिखते थे वो, तब भी वो ओवर साइज जा रहे थे, मतलब ओवरवेट जा रहे थे। तो ये डिविजन्स जो वेट कैप पे सेट हो रखी है ना हाइट के हिसाब से, ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि सेम हाइट पे कितने भी एक बॉडी बिल्डर्स का आप पूरा एक लाइन खड़ा कर दो ना, वो सब एक जैसे नहीं दिखेंगे, कोई बड़ा दिखेगा कोई छोटा दिखेगा। तो ये गेम क्योंकि लुक का है, सबकी बॉडियों का हड्डियों का मास अलग है, मसल्स का मास अलग है, तो इसलिए लुक भी अलग अलग है। तो जजेस क्यों एक सबको एक ही तराजू में तोल रहे हैं? इसलिए मैंने बोला मैं खिलाफ हूँ इस चीज़ के कॉन्सेप्ट के, और ये कॉन्सेप्ट ओवर साइज बॉडी बिल्डर्स को तो बिल्कुल नहीं रोक रहा है, अंडर साइज को पूरा रोक रहा है। फिलहाल जेरेमी बुंडिया की हम लोग बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो अपडेट उन्हीं से रिलेटेड था। तो हम ये उम्मीद करें कि अभी जेरेमी का, क्योंकि ये स्टेज लुक नहीं है, तो अभी 8 से 9 पाउंड्स वो तोड़ लेंगे और बहुत ज़्यादा मसल टिश्यू उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं जेरेमी स्टेज पे अच्छे दिखेंगे, कार्ब लोडिंग के बाद और ज़्यादा सेपरेटेड और डेंसर लुक लेकर के आएंगे स्टेज पे। आपको क्या लगता है ज़रूर बताना, आप ज़रूर से प्रेडिक्ट करना जेरेमी के रैंक को जो ओलंपिया में इस बार उनकी आ सकती है।
अगले अपडेट पे चलते हैं। अगला अपडेट आता है दोस्तों 2026 के ओलंपिया क्वालिफिकेशन रूल्स के ऊपर। देखो हर साल ओलंपिया के अपने रूल्स होते हैं, ये वो रूल्स होते हैं जिन पे चल करके आप ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। 2025 का ओलंपिया के रूल्स अभी तक अलग थे और 2026 से बिल्कुल ही अलग हो जाने वाले हैं। 2025 के ओलंपिया के लिए जो लास्ट शो क्वालिफाई करवाता है वो है 14 सितंबर को होने वाला यूरोपा प्रो। पर अगर ये समय बीत गया तो 15 सितंबर से जो शोज होंगे वो 2026 के ओलंपिया के लिए आपको क्वालिफाई करवाएंगे और इसके लिए कुछ अलग स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए गए हैं। हाल ही में ये अपडेट आता है अभी। स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के लिए अलग और क्लासिक और मेंस फिजिक के लिए बिल्कुल अलग है। हम मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, बड़े ही सुलझे हुए स्टैंडर्ड्स इन्होंने दिए हैं और इतने छोटे चौकोर बक्से में ये पूरे स्टैंडर्ड्स निपट जाते हैं। इन्होंने सिंपल ये बोला है कि टॉप 3 जो ओलंपिया के अंदर विनर्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तक जो लोग प्लेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली अगले साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी 2026 के ओलंपिया के लिए, जो इस साल के 2025 में टॉप 3 पे आएंगे। दूसरा तरीका ये कि कोई भी अगर आप प्रो शो जीतते हो तो वो आपको 2026 के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करवाएगा। सिंपल 2 तरीके हैं और यही आमतौर पे चलते हैं। ये हो गई मेंस ओपन की बात और 212 की बात। हम चलते हैं मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक पे। यहाँ इतना घुमाया गया है बात को कि अच्छा खासा आदमी कंफ्यूज हो जाए। इन्होंने इसके अंदर कई सारे तरीके सेट कर दिए ओलंपिया क्वालिफाई करने के। सबसे पहला तरीका तो ये है, एथलीट्स जहाँ प्लेस होते हैं उस हिसाब से उनको पॉइंट्स मिलते हैं। इसको पॉइंट स्टैंडिंग कहते हैं। आप फर्स्ट आए तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप सेकंड आए तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब मान लो कोई बंदा एक शो जीतता है, उसको 10 पॉइंट मिल गए, फिर उसने एक और शो जीत लिया, उसको फिर से 10 पॉइंट मिल गए। अब वो 20 पॉइंट्स के साथ या कह लो 2 शोज जीतने की वजह से ओलंपिया में अगले साल क्वालिफाई हो सकता है 2026 के लिए। ये इनका कहना है, ये इनका नया रूल है। इसका मतलब कोई एक शो जीत लेने से अब आपको क्वालिफिकेशन नहीं मिलने वाली है। अब अगला रूल, एक शो जीतने से आपको क्वालिफिकेशन मिल जाएगी अगर वो ये सारे शोज है, आर्नोल्ड क्लासिक यूएसए, पिट्सबर्ग प्रो, न्यूयॉर्क प्रो, रोमानिया मसल प्रो, दुबई प्रो। तो यहां पर ही एक्सेप्शन आ गया। मैं साफ शब्दों में कहूं तो भेदभाव आ गया, यानी दूसरे शोज को तो 2-2 बार जीतना पड़ेगा। यानी अगर आप कैलिफोर्निया प्रो जीतते हो तो काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको एम्प्रो क्लासिक भी जीतना पड़ेगा, तब आपको ओलंपिया की क्वालिफिकेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हो चलो मैं न्यूयॉर्क में चला जाऊं, तो वो एक न्यूयॉर्क जीत करके ही आपको ओलंपिक की क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। तो ये इनके अपने रूल्स हैं। तीसरा रूल वो तो सिंपल सा, बिल्कुल ही सिंपल, के टॉप 3 जो ओलंपिया में इस साल प्लेस करेंगे वो अगले साल के ओलंपिया में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ये रूल मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी था। ये एकदम सिंपल रूल होता है। अब आता है लास्ट रूल। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड तो है समझने में, पर मैं समझा देता हूँ इजी लैंग्वेज में। जो लोग पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे हैं अलग अलग शोज में जीत करके या अलग अलग शोज में कहीं पे भी प्लेस होकर के, मान लो एक बंदा आर्नोल्ड क्लासिक में सेकंड आ गया, उसको 14 पॉइंट्स मिल गए। फिर वो दूसरे शो में फर्स्ट आ गया, उसको 10 पॉइंट्स मिल गए, अब उसके 24 पॉइंट्स हो गए। फिर उसने कोई और शो खेल लिया, उसको फिर उसमें से 4 पॉइंट मिल गए, तो टोटल पॉइंट उसको 28 मिल गए। इस तरीके से दुनिया भर में पूरे साल में कितने ही सारे एथलीट्स खेल रहे होंगे और अपने अपने पॉइंट्स जमा कर रहे होंगे। जो टॉप 25 लोग होंगे जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे, टॉप 25 उनमें से चुन लिए जाएंगे और उनको अगले साल ओलंपिया में अपने आप भेज दिया जाएगा। तो ये है लास्ट रूल जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये इतने सारे रूल्स इन्होंने इस बार बनाए हैं। ये रूल्स क्लासिक और मेंस फिजिक पे अप्लाई होते हैं। बाकी 2 फीमेल डिवीजन्स जैसे कि बिकनी, वेलनेस, इन पे भी अप्लाई होते हैं। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है और समझने वाले को, जिनको इन चीज़ों से मतलब है, यानी एथलीट्स को, उनको तो समझ में आ ही जाएगी ये बात। हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन टेक्निकली नहीं है। तो हमारे लिए अब आता है अगला अपडेट। ये आता है लोगन फ्रैंकलिन का। कल इनकी वेइंग हो चुकी थी फ्लोरिडा प्रो के लिए। ये वो कॉन्टेस्ट है जो उनको जीतना जरूरी है इस साल का ओलंपिया क्वालिफाई करने के लिए। लोगन ने बोल दिया मैं इतना फ्लैट हूँ जितना आज तक कभी नहीं रहा हूँगा, कुछ ज़्यादा ये फ्लैट चल रहे हैं। और ये भी बोल दिया मैं कभी भी 15 LBS ऊपर नहीं रहा अपनी वेट कैप से पूरे साल, पर इस साल ऐसा रहा था। ये जो इम्प्रूवमेंट्स लोगन बताना चाह रहे हैं ना अपनी वेट कैप की बात करके, या फिर इतने फ्लैट होकर के भी इतने जो ये फुल दिख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में स्टेज पे ऐसे दिखते आए हैं आज तक। ये चीज़ों से पता ये लगता है कि लोगन इस बार स्टेज पे छप्पड़ फाड़ देंगे, क्योंकि आर्नोल्ड में जैसे ये दिख रहे थे ना, सब लोगों ने इनकी वाहवाही करी थी। ये देखने के लिए मिल रहा था कि लोगन के अंदर अब हार्डनेस आने लग गई है। हमेशा से सॉफ्ट रहते थे स्टेज पे भी आमतौर पे ये, और फ्लैट फ्लैट दिखती थी बॉडी। पर जो आर्नोल्ड में इन्होंने करा, बहुत सारे लोगों ने इनको चैंपियन भी मानना शुरू कर दिया, यानी कि इस साल का क्लासिक फिजिक ओलंपिया चैंपियन। पर हमें पता है कि क्लासिक फिजिक में जो 2 बैटल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर्स की रहने वाली है, वो माइक समरफील्ड की और रेमॉन डिनो की रहने वाली है। लोगन का बहुत सारे लोग नाम भी नहीं ले रहे हैं। पहले आप ये बात सुनो, ये एक वीडियो कॉल के अंदर से लिया गया स्क्रीनशॉट है जिसमें कि लोगन की फिजिक कुछ ऐसी दिख रही है कि यार अब बस
इस फिजिक के अंदर से और क्या बच गया है जो कटने लायक है। फिलहाल हम ये देखेंगे कि बॉडी हद से ज़्यादा डिप्लीटेड है, मतलब लोगन के जो लेग्स है वो उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जाता है, पर अभी तो लेग्स के अंदर लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है, फुलनेस आ ही नहीं रही है, मसल सेपरेशन दिख ही नहीं रहा है। डिप्लीशन का एक परफेक्ट, एक हार्डकोर एग्जाम्पल अगर है ना, वो लोगन फ्रैंकलिन है। मैं फेस की बात तो आपसे करूंगा ही नहीं, वो तो आप खुद ही देखो और समझ जाओगे किस हद तक वो गालों में गड्ढे आ चुके हैं। लेकिन अगर बात करी जाए इनकी बॉडी की, तो दोस्तों ये देख लो कि ये लो एंगल शॉट है। लो एंगल में हमेशा जो मसल्स नीचे होती है ना वो ज़्यादा बड़ी दिखेंगी और ऊपर की मसल्स छोटी दिखेंगी, पर स्टिल लो एंगल शॉट होते हुए भी शोल्डर कैप में मसल्स और चेस्ट के अंदर मास ज़्यादा दिख रहा है। और ये तब जब इनकी बॉडी एकदम फ्लैट है, यानी लोगन जब स्टेज पर आएंगे ना इस बार, तो कुछ नए क्लासिक के स्टैंडर्ड सेट कर देंगे और डरा देंगे अच्छे से अच्छे कॉम्पिटिटर्स को। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी माइक समरफील्ड की, रेमॉन डिनो की, लोगन फ्रैंकलिन की भी लोग देखो बात कर रहे हैं, लेकिन शायद रेमॉन डिनो या माइक समरफील्ड के बीच में इनका नाम कहीं कम आ रहा है। मुझे लगता है ये वाला जो शो ये खेलेंगे फ्लोरिडा प्रो, इनका नाम एकदम साथ में लिया जाएगा, यानी कि ये 3 मैन शो बन के रह जाएगा। इस वाले एंगल से अगर देखा जाए तो इनके ग्लूट्स बहुत ज़्यादा टाइट है, क्योंकि टाई एंड से आपको पता लग जाता है कि बॉडी किस कंडीशनिंग में है। बॉडी एकदम ड्राई चल रही है और यहाँ से हमें इनके एक्सटर्नल ऑब्लिक्स दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा शार्प है। इस दूसरी साइड से आपको ग्लूट्स के अंदर और ज़्यादा टाइटनेस दिखेगी, तो ये सही में इतने ज़्यादा तगड़े फाइबर्स है जो आज तक हमने नहीं देखे। और चेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा भारी है, जबकि बॉडी एकदम डिप्लीटेड है। तो लोगन अभी एकदम फ्लैट है, यही कहूँगा। जैसे ये बॉडी कार्ब्स सक इन करेगी ना और चावल खाएंगे या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो भी तरीके के इनको चलते हो वो जैसे ही लेंगे, तो इनकी बॉडी यहाँ से कम बोलूँगा 2 टाइम्स बड़ी हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोलूँगा कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स का, ये लोग 5 टाइम्स भी बोलते हैं। एक्चुअल आपके आगे फिगर अगर रखूँ तो मुझे ऐसा लगता है लगभग 2 गुना बड़ी बॉडी, वो एक इल्यूजन ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि लगने लगेगी। और दोस्तों ये काफ़ी होगा इनके लिए, ना सिर्फ इस शो को जीतने के लिए बल्कि ओलंपिया में भी टॉप 3 में आने के लिए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है लोगन फ्रैंकलिन से इस बार। देखते हैं क्या करने वाले हैं और काफ़ी सारे फैंस को शॉक करेंगे। आज के अपडेट्स को यहीं पर ही रखते हैं, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।